हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है और जीडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको अगर कोई भी डाउट है कि जीडीसी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, तो मॉर्निंग वाला जो मेरा वीडियो है इसी वीडियो के नीचे है। जब आप वीडियोस में जाएंगे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। जितने भी आपके कॉमन डाउट्स हैं जीडीसी एग्ज़ाम से जुड़े हुए, वो सारे मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। अब उस वीडियो पे एक कॉमन डाउट आ रहा था, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो उस वीडियो पे डाउट आ रहा था कि सर जो पीएफ नंबर होता है और जो एम्प्लॉय आईडी होती है, क्या वो अलग अलग होती है? तो मैं आपको बता दूँ, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है उसी को पीएफ नंबर बोला जाता है। वो दोनों सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो अगर आपका पीएफ नंबर आ चुका है, एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है, तो आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिनका अभी तक नहीं आया है तो कोशिश कीजिए कि जीडीसी का नोटिफिकेशन आने से पहले वो बन जाए। रिक्वेस्ट कीजिए अपने ऑफिसर से या जो भी है, लेकिन अगर उससे पहले आपका बन जाता है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 5 वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस होता है वो क्या रहता है, कट ऑफ कितना रहता है, एज, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और एएलपी और उसके अलावा ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड, टेक्नीशियन और जेई, ये 4 आपकी जो पोस्ट है बताई गई हैं नोटिफिकेशन में कि इन चारों पे आपकी जीडीसी की वैकेंसी आएगी। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम स्पेशली एएलपी की बात करेंगे। एएलपी में क्या क्या सिलेबस रहता है, डिटेल में सिलेबस भी आपको बताऊंगा, कट ऑफ, एज और सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन मैनेजर, टेक्नीशियन और जेई के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कट ऑफ की बात हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम मेजर पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर यानी कि भोपाल जोन में असिस्टेंट लोको पायलट की जीडीसी के द्वारा एक वैकेंसी आई थी 7/6/2023 से लेकर 10/6/2023 तक। यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का मौका मिला था। इसी के आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोको पायलट की वैकेंसी थी, 279 टोटल पोस्ट थी। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 मांगा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि A1 क्या होता है। वैसे तो अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए हो तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उनको पहले A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो बता देता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रेलवे का ही ये मेडिकल स्टैंडर्ड का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं A1, B1, B2, C1। ठीक है, तो हमें बात करनी सिर्फ A1 के बारे में। तो जनरल फिटनेस में फिजिकली फिट इन ऑन रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस विजन आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। अब ये 6/6 क्या होता है? जब आप आंखें चेक कराने जाते हैं, चार्ट आपसे पढ़वाया जाता है, सबसे नीचे छोटे अक्षर होते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, ऊपर सबसे बड़े। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, अगर आप ये अच्छे से रीड कर रहे हो विदाउट ग्लासेस, बिना किसी चश्मे के, तो आपकी आंखें 6/6 होती हैं। ठीक है, इसके साथ में फॉगिंग टेस्ट आपका होता है, उसके अलावा नियर विजन होता है, उसके बाद विदाउट ग्लासेस होती है सारी चीजें। यहाँ पे ग्लासेस अगर आपको लगे तो आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है आपका, जिसके लिए इशियारा टेस्ट होता है। उसके बाद बाइनोकुलर विजन होता है आपका, फील्ड ऑफ विजन होता है, नाइट विजन होता है, मेजोपिक विजन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी आईज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आपको कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर अंधेरे में, दिन में, फॉग में दिखना चाहिए, तभी आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है। तो लोको पायलट के लिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले एक विचार अपने मेडिकल स्टैंडर्ड पे जरूर करें। अगर कंफ्यूजन है तो बाहर किसी डॉक्टर से जाके अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर कराएं। 500 रुपए में आपका पूरा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एकदम एक्यूरेट टेस्ट करके देगा, बकायदा आपको रिपोर्ट भी बना के दे देगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी कराया था, 500 में सारा कुछ उन्होंने चेक कर दिया था, तो प्रॉपर आपको पता लग जाएगा। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा जाता है एएलपी की वैकेंसी के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो एएलपी है ये आपका जो है लेवल 2 में आते हैं। 19,900 रुपए इनका बेसिक पे होता है। ग्रुप डी का होता है 18,000 रुपए बेसिक पे। लेवल 1 में आते हैं तो सभी ग्रुप डी के एम्प्लॉय असिस्टेंट लोको पायलट वाली वैकेंसी पे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। वो क्या होती है वो भी आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, जीडीसी में आरपीएफ वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप डी के सभी इंप्लॉयज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्जाम की। देखो, स्टेज ऑफ एग्जाम में आपका एक सीबीटी होगा, यहाँ पे एक ही एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपका सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल और डीवी वगैरह का प्रोसेस होता है। 4 स्टेप में ये जीडीसी भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे ओपन वैकेंसी में होती है। तो यहाँ पे उसमें भी आपको कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करें एज की, तो एज यहाँ पे देखो मैक्सिमम होता है 42 ईयर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 45 साल,
साल, SC/ST के लिए 47 साल। तो एज का तो कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, काफी एज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। देखो यहाँ पे अगर बात करूं एग्जाम की 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस थोड़ा सा देख लो। मैथमेटिक्स की यहाँ पे अगर बात करूं तो ये सारे आपके चैप्टर्स आते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, मेंसुरेशन भी आता है यहाँ पे, टाइम वर्क आता है, टाइम डिस्टेंस आता है, परसेंटेज आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो यहाँ पे एडवांस मैथ भी आता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर एडवांस मैथ आता है या नहीं है, तो बिल्कुल आता है। आप देख सकते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ये सारे चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के आते हैं। तो आपने हाल फिलहाल में ये पढ़े होंगे, अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं तो ये अच्छे से आप कवर कर लोगे। इस तरह से रीजनिंग की बात करूं, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, यानी कि रीजनिंग में भी आपके लगभग सारे चैप्टर्स आते हैं, सिलॉगिज्म, जंबलिंग वर्ड्स, वेन डायग्राम, डाटा क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा GDC के एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। आने वाली वीडियोस में आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, अभी समझ लो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका काफी हद तक फिजिक्स ही होता है। देखो अगर यहाँ पे छोड़ दूं मैं प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर और यहाँ तक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बाकी आपका सारा फिजिक्स आता है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मैकेनिक्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं IT लिटरेसी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट, ठीक है। पूरा आपका फिजिक्स ही है जो आप नॉर्मली 10th क्लास तक पढ़ते हैं, वही फिजिक्स आपसे पूछा जाता है। कुछ थोड़े से टॉपिक यहाँ पे अलग होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब इसका एग्जाम होता है तो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा लाइटली भी पढ़ लोगे तो भी आप क्लियर कर जाओगे। फिजिक्स आपकी अगर अच्छी है तो फिजिक्स यहाँ पे मेन पार्ट रहता है। उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें आती है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ये डिटेल सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये साइको आपका उसी तरीके से होता है जैसे नॉर्मली स्टेशन मास्टर या फिर ओपन मार्केट की ALP की वैकेंसी के लिए होता है। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे GDC में भी नॉर्मलाइजेशन होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, ज्यादा इंप्लॉयज अप्लाई करते हैं किसी जोन से, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे लगता है। तो ये भी आप बात ध्यान में जरूर रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इस नोटिफिकेशन में जो काम की चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं, फालतू की चीजें मैं आपको कोई भी नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको सिलेबस डिटेल में बताया है, एज के बारे में बता दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम लास्ट में जाते हैं और क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे, बाकी ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं। लास्ट में यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। तो देखो अब सवाल उठता है कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखो जिसने भी ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, नो डाउट कि उसने 10th तो पास बिल्कुल किया होगा, लेकिन GDC की ALP के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा जिसने 10th के साथ या तो ITI किया है, या फिर 10th ITI अप्रेंटिस किया है, या फिर 10th के साथ अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। केवल 10th वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं डिप्लोमा, अगर आप मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI की भी ट्रेड यहाँ पे बताई गई है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और उसके अलावा मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो और बहुत सारी है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल का क्राइटेरिया रहता है, अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रह गया कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे वैसे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा नहीं जाता है। चलिए मैं आपको एक कट ऑफ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो देखो वैसे तो जो कट ऑफ होता है ना वो जोन टू जोन वेरी करता है, और एम्प्लॉयज कितने अप्लाई करते हैं उन चीज़ों पे वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक कट ऑफ आपको दिखाना चाहूँगा। ये कट ऑफ फॉर GDC नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 GDC, ये नॉर्दर्न रेलवे का है। नॉर्दर्न रेलवे में GDC की वैकेंसी आई थी। यहाँ पे ALP का आपको देखना है, देखो ALP का एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, फाइनल कट ऑफ बनता है, सारी चीज़ें मिला के। तो यहाँ पे अगर बात करें UR की, देखो UR का यहाँ पे 74 से लेके 40 तक गया था कट ऑफ, मैक्सिमम 74, मिनिमम 40 तक। OBC की बात करूँ तो 53 से लेके 30 तक कट ऑफ गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है GDC में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जोन टू जोन चीजें वेरी भी करती हैं। SC में देखो 39 से लेकर 30 तक कट ऑफ गया था। SC में बात करें 38 से लेकर 25 तक कट ऑफ गया था, ठीक है। और ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, ये वो वाला कट ऑफ है जो सिर्फ एग्जाम के बाद साइको के लिए गए थे। साइको के बाद थोड़ा सा कट ऑफ चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा आइडिया देने के लिए आपको बताया है। बाकी एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा अलग से सिर्फ कट ऑफ और कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, इसके बाद वाले वीडियो में उस डाउट को भी ले लेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर GDC वैकेंसी को क्लियर करना चाहते हो। बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूं, एक एक चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी।